हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हमारी जो बुक नंबर 1 है ज्योग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस यहाँ पर बुक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कराऊंगा पूरी बुक से। यहाँ पर हमारे इस बुक के अंदर 8 चैप्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो उन 8 के जो हमारे चैप्टर्स हैं, उन सभी के सभी चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं पूरे कंप्लीट कराऊंगा। तो ये 1.5 घंटे के अंदर पूरी कंप्लीट हमारी जो ये सिलेबस है हमारा इस बुक का, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। बहुत आपको हेल्प मिलेगी। सिंपल वर्ड्स के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर रखी है हर चैप्टर की, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी मैंने उन सभी चैप्टर को यहाँ पर जो उन चैप्टर की वीडियोज़ हैं उनको यहाँ पर कंबाइन करके सिंगल वीडियो भी बना दी है 1.5 घंटे की। इस वीडियो को देख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आराम से सिंपल वर्ड्स के अंदर पूरा का पूरा मैंने सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं बुक 2 के ऊपर भी ऐसी वीडियो अपलोड कर दूंगा और चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना। एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर करी हैं। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर नंबर 1। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये हमारे चैप्टर का नेम है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या रिलेशनशिप है नेचर में और ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, रिलेशनशिप है नेचर और ह्यूमन बींग्स में। मतलब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं, हम नेचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो ये रिलेशनशिप है। और अगर हम एक जोग्राफर है रेटजल, इनकी डेफिनेशन देखें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो वो बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है। रिलेशनशिप किसके बीच में? ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ के सरफेस के बीच में ये हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये रिलेशनशिप ना दोनों तरीके से हो रहा है। अगर ये नेचर है और ये यहाँ पर ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस नेचर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेचुरलाइजेशन हो रहा है ह्यूमंस का। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ भी हो रही है, उल्टा भी हो रहा है यहाँ पर, कि जो नेचर है, ठीक है, उसका ह्यूमनाइजेशन भी हो रहा है। नेचर ह्यूमनाइज्ड होता जा रहा है, वो हम अभी देखते हैं। तो नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो हमें 2 पार्ट्स में देखने को मिल जाता है। फर्स्ट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, सेकंड इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी एनवायरनमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उसको हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। जैसे कि हम एयर का, सनलाइट का, सॉइल का, क्लाइमेट का, फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। और हम इंटरैक्ट करते हैं, लिंक करते हैं यहाँ पर नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अगर हमें टेक्नोलॉजी बनानी भी है, डेवलप करनी है, तो जो उसमें जो नेचर की नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नेचर की नॉलेज नहीं होगी तो हम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और पहले के लोग प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, पहले के लोग क्या थे, जो कि प्रीमिटिव सोसाइटी मतलब पहले के लोग एंशियंट सोसाइटी को जो बिलोंग करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, वो नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे हर चीज़ को लेके। ठीक है, वो क्या करते थे, नेचर ही उनका खाना पीना था, शेल्टर रहने की जगह थी, वहीं पर वो रहते थे, खाते थे, पीते थे, तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे। इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एक ऐसा टाइम, ठीक है, हमारी हिस्ट्री का, जब यहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने एनवायरनमेंट पर, ठीक है, अपने नेचर के ऊपर। इसी को हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत कम थी। ये नेचर की सुनते थे, ठीक है, उससे डरते भी थे और उसकी वर्शिप भी करते थे। तो ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है वैसे भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होने लग जाता है। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हमें चॉइस मिल जाती है कि भाई अब हम क्या करेंगे। नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमें चॉइस मिल जाती है कि अब यहाँ पर क्या होता है, हम जो नेचर है उसका ह्यूमनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। हम उसको एक हाई लेवल पे यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट डिपेंडेंस जो है ह्यूमन बींग्स का और नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन दैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्या हो रहा था, पहले के लोग नेचर का यूज़ कर रहे थे अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, यानी नेसेसिटी को पूरी करने के लिए। लेकिन बाद में वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो फ्रीडम, वो जो स्टेट ऑफ फ्रीडम है वो आ जाएगी। मतलब अब वो अपने आप को फ्री समझेंगे कि भाई ये नेचर अपना ही है, कितना आप यूज़ कर लो इसको, कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
पहले वो एक तरीके से डर रहे हैं नेचर से, मतलब जितनी चीज़ें यहाँ पर समझो आप, जितना यहाँ पर एक तरीके से काम उनका पड़ रहा है ना, उतना वो यूज़ कर रहे हैं नेचर को, ठीक है, साथ में उससे डर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन बाद में लोग इससे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेंगे कि भाई हम नेचर से ये भी कर सकते हैं, हम नेचुरल चीज़ों से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, नेसेसिटी से फ्रीडम की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, इसे ही हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना एनवायरमेंट से, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या करा है, हेल्थ रिसोर्ट्स बनाए हैं, ऑर्चर्ड्स बगीचे बनाए हैं, पोर्ट्स बनाए हैं, ओशियनिक रूट्स बनाए हैं, सैटेलाइट्स बनाई हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा भी हमने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर। तो पहले यहाँ पर हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ कर रहे थे, नेचुरलाइजेशन हो रहा था ह्यूमंस का, लेकिन अब यहाँ पर ह्यूमनाइजेशन जो है नेचर का, वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इसी को हम पॉसिबिलिज्म भी कह देते हैं, ठीक है। तो नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दीज, एंड स्लोली यहाँ पर क्या होता है, नेचर ह्यूमनाइज्ड हो रहा है कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़, और ह्यूमन बींग उस अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ करते हैं, और उससे क्या हो रहा है, नेचर ह्यूमनाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने पहले यूज़ करा नेचर को, ठीक है, उसके बाद हमने मतलब अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, बाद में हमने क्या किया, उससे नेसेसिटीज़ क्रिएट करी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो नेचर तो बर्बाद हो जाएगा, सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अगर हम देखें तो, ठीक है। प्रॉब्लम्स आएंगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएंगी। इसीलिए यहाँ पर एक और नई थ्योरी आती है जिसको देते हैं ग्रिफिथ टेलर। तो ग्रिफिथ टेलर जो कि एक जोग्राफर थे, ये एक नई थ्योरी देते हैं कि बैलेंस हमें करना है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में और पॉसिबिलिज्म में। इस थ्योरी का नाम है नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि देखो, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब है आप इतना भी डिपेंडेंट मत हो जाओ नेचर पे कि आप वहाँ पर उसका बेस्ट यूज़ भी नहीं कर रहे हो, और आपको इतना भी उससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करनी कि मतलब आप उसको ख़त्म ही ख़राब ही करे जा रहे हो, उसका यहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हो एनवायरमेंट का। आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना है। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है कि पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करो, लेकिन लिमिट्स में रह के, लिमिट को यहाँ पर क्रॉस नहीं करना है। और अगर लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो एनवायरनमेंट डैमेज हो जाएगा, इसलिए हमें विद इन द लिमिट्स करना है ताकि एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना पहुंचे, ठीक है। और ग्रिफिथ टेलर अपनी इसको न्यो डिटर्मिनिज्म या फिर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का एग्जाम्पल देते हैं कि ट्रैफिक लाइट में हमें देखने को मिलता है कि ग्रीन सिग्नल देखने को मिलता है, ऑरेंज देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम एम्बर भी कहते हैं, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है रेड, ठीक है। तो ग्रीन का मतलब है कि आप आराम से एनवायरनमेंट का यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज का मतलब है आपको एक तरीके से अब रेडी हो जाना है, अलर्ट हो जाना है कि भाई रेड लाइट आने वाली है। इसका मतलब एक तरीके से अब हमें एनवायरनमेंट का, एक तरीके से एनवायरनमेंट से पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना थोड़ा कम कर देना है। और रेड का मतलब आपको स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, और एनवायरनमेंट से पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना कम कर देना है, यानी एनवायरनमेंट का यूज़ करना आपको कम कर देना है, ठीक है। और ग्रीन में आपको यूज़ करना स्टार्ट कर देना है, मतलब कोई खतरा नहीं है एनवायरनमेंट को। तो ग्रीन का मतलब कोई खतरा नहीं है, ऑरेंज का मतलब खतरा आने वाला है, रेड का मतलब खतरा आ चुका है, आपको वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर, हमने इनको कवर किया है। ऐसी ही आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करके यहाँ पर शेयर कर देना। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पहला टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखो, कोई भी पर्टिकुलर लैंड एरिया होता है ना, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उस लैंड पे हमें कितने लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर जो यहाँ पर यूनिट ऑफ लैंड है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि उस पर कितने लोग रहेंगे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, उस एरिया पे हमें कितने लोग देखने को मिलते हैं। तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन टू द एरिया, इसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से रेशियो होता है, डिवीजन होता है पॉपुलेशन का अपॉन एरिया। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, यानी एक पर्टिकुलर यहाँ पर हमें एरिया पे कितनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन करके आती है व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो कि क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो आप बता देना अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो, आप ये मैप देखो, आपको जो यहाँ पर रेड कलर डार्क जहाँ पर देखने को मिल रहा है इस वाले एरिया में, यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन हेयर, सो ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इस वाले एरिया में, इंडिया में, चाइना में, यूरोप वाली साइड देखने को मिलता है। तो
तो क्यों हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसा रीजन है, कुछ ही ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन जहाँ पर हमें पॉपुलेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर आपको फैक्टर्स बताने हैं। तो 1+4 करके 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं 3 फैक्टर्स हैं जिनसे हम बोल सकते हैं जिनसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। तो पहला है हमारा जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर्स और थर्ड है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो हमें जोग्राफिकल फैक्टर में पहला देखने को मिलता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आप खुद ही सोचो, जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पर ही लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पर वो एरिया पॉपुलेटेड होगा। पानी को कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो कई सारे यहाँ पर हमारा यूज़ है वाटर का। ठीक है, और मोस्टली आप देखोगे जो रिवर वैलीज होती है ना, वो मोस्टली पॉपुलेटेड होती हैं, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, यानी कि कोई भी रिवर जारी होगी, कोई भी सोर्स ऑफ वाटर होगा, वहाँ पर ही हमें वो एरिया पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा। आपके पास अगर हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है तो वहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वो इंडिया की पहली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि वाटर था सर। वाटर की जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, वहाँ पर ही हमें देखने को मिलेंगे लोग। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जोग्राफिकल फैक्टर्स के अंडर आता है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स में हमें देखने को मिल जाता है, मोस्टली हमें लोग देखने को मिलेंगे फ्लैट प्लेन एरिया पे, जैसे कि गंगा प्लेन इंडिया का एरिया। ठीक है, तो इंडिया का जो यूपी बिहार वाला रीजन है वो प्लेन एरिया है, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाता है, तो वहाँ पर हमें मोस्टली लोग देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एरियाज़ या फिर हिली एरियाज़। क्यों? माउंटेनियस एरिया पे यहाँ पर देखो ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होती है, एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो पाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होती। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि लोग भी नहीं आएंगे, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर मोस्टली देखने को मिलते हैं फ्लैट प्लेन एरियाज़ पे। ठीक है, फ्लैट प्लेन एरिया पे मोस्टली पॉपुलेटेड ये रीजन होते हैं। क्लाइमेट भी इम्पैक्ट डालता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे। वो कैसे? जहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी गर्मी या फिर सर्दी या फिर ज़्यादा रेन, हर्ष क्लाइमेट जहाँ देखने को मिलेगा वहाँ पर लोग कम देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट होगा, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे कई सारे लोग। तो जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होगा, यानी क्लाइमेट भी यहाँ पर इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ ताकि हर कोई समझ सके। आपको अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, सॉइल हमें देखने को मिलता है जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक है, फर्टाइल सॉइल इम्पैक्ट करती है, तो फर्टाइल सॉइल होगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें मोस्टली लोग देखने को मिलेंगे जहाँ पर फर्टाइल सॉइल जहाँ पर होगी। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मिनरल्स, तो देखो मिनरल्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री अगर है तो एम्प्लॉयमेंट होगी, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो रहा है तो लोग भी वहाँ पर होंगे। फॉर एग्जांपल कटांगा, जाम्बिया, कॉपर बेल्ट अफ्रीका का हमें देखने को मिल जाता है। ये वाला रीजन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है, अफ्रीका का। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कॉपर बेल्ट देखने को मिल रहा है, मिनरल देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर ही इंडस्ट्रीज़ हैं ताकि वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। और इंडस्ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पर लोग हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ पर अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है इसका मतलब अच्छी यहाँ पर हेल्थ की, एजुकेशन की फैसिलिटी देखने को मिल रही है, तो यानी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लोग भी वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। रूरल टू अर्बन, हाँ, यहाँ पर हमें लोग माइग्रेट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें देखने को मिल जाता है, मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग वहाँ पर रहने आएंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर खाली वर्कर्स ही रहने आएंगे जो कि लेबर होगी, नहीं। एक इंडस्ट्री आप सेट कर रहे हो तो वहाँ पर कई सारे जो और लोग हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, टीचर्स और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, हमें इनकी ज़रूरत भी पड़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोबे ओसाका रीजन है जापान का, ये बहुत इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन है जापान का, और ये मोस्ट पॉपुलेटेड भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सोशल एंड यहाँ पर कल्चरल फैक्टर्स। तो देखो कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जिनका यहाँ पर
यहाँ पर सोशल उन जिनका क्या होता है रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर टेम्पल है या कोई दूसरा रीजन है जो कि किसी लोगों के रिलीजन से कल्चर से कनेक्ट है, तो लोग वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, वहाँ पर ही वो रहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं जो कि लोगों के रिलीजन से कल्चर से कस्टम से लिंक है, ठीक है। तो वो रीजन भी एक तरीके से वो चीज़ भी यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स को कवर कर लिया। व्हाट आर दी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स, दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स, थर्ड यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल। तो लोग यहाँ पर मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ये परमानेंट भी होता है, टेम्पररी भी होता है, सीजनल बेसिस भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर वो क्या करते हैं, जिस एक तरीके से वो क्या करते हैं, द प्लेस दे मूव इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। जिस प्लेस पे वो मूव करते हैं, जहाँ पर वो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। और जहाँ से मतलब जिस प्लेस से वो जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस प्लेस पे वो जाते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। माइग्रेशन दो टाइप की होती है, ई माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। देखो ई माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, आप इसको याद रख लो इन करके। इनका मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। और ई से आप याद रख लो, याद करने का तरीका है एग्जिट, यानी जा रहे हैं, कंट्री से जा रहे हैं। इंडिया का एग्जाम्पल देता हूँ, ये इंडिया का मैप है। अगर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, तो इंडिया के लिए यानी कि इंडिया के लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए वो क्या है, एग्जिट हो रहे हैं ना, तो ई माइग्रेशन है। और अगर सपोज करो वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के लिए वो क्या है, लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए ई माइग्रेशन है। यानी कि एक चीज़ हमें एक पर्सन दोनों चीज़ करता हुआ देखने को मिल जाता है, ई माइग्रेशन भी और ई आई वाला भी, ई माइग्रेशन भी, ठीक है। चलिए दो फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को, इससे क्वेश्चन बन जाता है। पहला पुश फैक्टर, दूसरा पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर में हमें देखने को मिल जाते हैं कि देखो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यानी कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो इससे क्या होता है, ये लेस अट्रैक्टिव हो जाती है, मतलब कि पुश कर देती है लोगों को कि यहाँ से जाओ, अब यहाँ पर आपके रहने लायक चीज़ नहीं है, आपके रहने लायक जगह नहीं है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, एपिडेमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। इस तरीके से पुश फैक्टर है। अगर हम कोविड-19 को देखें तो कोविड-19 भी कई सारी रीजन में हमें पुश फैक्टर देखने को मिला है, जहाँ से लोग माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे गए हैं, ठीक है। उसके बाद पुल फैक्टर हमें देखने को मिल जाता है जो कि खींचता है लोगों को। ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं उसको अट्रैक्टिव बना देता है दैन दी प्लेस ऑफ ओरिजिन, जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं उससे, ठीक है। जैसे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, अच्छी लिविंग कंडीशन है, पीस एंड स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अच्छा क्लाइमेट है, एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर जो कि पुश कर देते हैं और पुल फैक्टर जो कि अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से हमारा लास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझते हैं। तो देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या करता है, हमें बताता है फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी किसी भी एरिया की। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कोई भी कंट्री अगर रूरल एग्रेरियन और इलिटरेट कंट्री है और वो उससे इंडस्ट्रियल अर्बन इंडस्ट्रियल, ठीक है, और लिटरेट सोसाइटी अगर बन रही है, तो यहाँ पर हमें ये देखने को ही मिलेगा कि वहाँ पर उस कंट्री में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट देखने को ही मिलेंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ अभी एग्जाम्पल से, और ये हमें चेंज देखने को मिलता है स्टेजेस में। इसी को ही हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं, मतलब डेमोग्राफिक साइकिल कहते हैं। देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर ही मोस्टली करते हैं, लिटरेसी इतनी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी इतनी हमें देखने को नहीं मिलती उस रीजन की। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा होंगे, डेथ रेट भी ज़्यादा होंगे। बर्थ रेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर नॉलेज नहीं है, उन्हें पता नहीं है, ठीक है, कैसे यहाँ पर एक तरीके से फैमिली प्लानिंग क्या होती है, कैसे यहाँ पर हम बर्थ को कंट्रोल करें। और डेथ रेट ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी यहाँ पर हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पर चेंज होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जिसे हम कह रहे हैं, वो अर्बन अगर इंडस्ट्रियल बन जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अर्बन इंडस्ट्रियल बन रहे हैं और उसके साथ साथ लिटरेसी भी, ठीक है, लिटरेसी भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पर जो बर्थ रेट पहले बढ़ रहे थे वो जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और जो डेथ रेट है, ठीक है, जो हमें देखने को मिल जाएगा,
जो यहाँ पर डेथ रेट है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बर्थ रेट कम इसलिए होंगे क्योंकि लिटरेसी यहाँ पर बढ़ेगी, डेथ रेट यहाँ पर कम इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटी है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ 3 स्टेज में देखने को मिलती है और आज के समय हर कंट्री अलग अलग स्टेज में है। ठीक है, तो पहला स्टेज अगर हम देखें, आपको अपने एग्जाम में डायग्राम भी बनाकर आना है। तो पहला जो स्टेज है उसमें हमें देखने को मिल जाता है ये वाला स्टेज। आप देखो ये वाला स्टेज जहाँ पर हमें बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई देखने को मिल रहे हैं, दोनों के दोनों बहुत हाई हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड है, एपिडेमिक्स है, पुअर हेल्थ फैसिलिटी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर हमें बहुत एक तरीके से कम देखने को मिलेगी, टेक्नोलॉजी बेकार है, इलिटरेसी है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब इम्प्रूवमेंट होने लगी है हेल्थ में और टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से बर्थ रेट यहाँ पर कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा। तो ये टाइम यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ पर देखो आप ये देख रहे हो, इधर ये जो बर्थ रेट है ये नीचे गिर रहा है धीरे धीरे करके, और डेथ रेट तो और भी तेजी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये स्टेज सेकंड है, ये हो रहा है इंप्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ में और टेक्नोलॉजी में। थर्ड स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो थर्ड स्टेज ऐसी है जहां पर और भी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉपरली वो कंट्री अर्बनाइज हो गई है, लिटरेसी अच्छी खासी आ गई है, हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज वहां पर है, पॉपुलेशन वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, कंट्रोल मेजर्स वहां पर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो बर्थ रेट है एंड जो डेथ रेट है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे एंड ग्रो स्लोली। यानी कि यहाँ पर आप देखो ये बहुत कम हो गए और ये स्टेबल है। ठीक है, और अगर ग्रो भी हो रहा है तो बहुत स्लोली स्लोली ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, अगर हम पहले वाले स्टेज में देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट वाली जो ट्राइब्स है वो हमें देखने को मिल जाती हैं, यानी कि जो यहाँ पर अंडर डेवलप कंट्री है वो यहाँ पर आ जाती हैं। दूसरे में डेवलपिंग कंट्री आ जाती है, जैसे कि इंडिया यहाँ पर हम बोल सकते हैं, श्रीलंका, केनिया यहाँ पर हम बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री के लिए है थर्ड वाला स्टेज, जो कि डेवलप हो चुकी है, जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी आ गई है, लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कनाडा, जापान, यूएसए जैसी कंट्री। ठीक है, तो इसमें यही आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होती है किसी भी एरिया की, अगर वो एक तरीके से वहाँ पर इंप्रूवमेंट आ रही है, यहाँ पर हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, लिटरेसी में, तो वहाँ पर क्या होगा, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एक टाइम पे स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज जहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दूसरे स्टेज में धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, और बर्थ रेट यहाँ पर, डेथ रेट बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर कम होता है, और तीसरे स्टेज में ये स्टेबल हो जाते हैं या फिर ग्रो करते भी हैं तो बहुत स्लोली करते हैं। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको लिखना होगा कि भाई यहाँ पर क्या रीज़न है। ठीक है, और किस तरीके से आपको ये वाला जो डायग्राम है वो बनाना होगा। तो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम। तो यहाँ पर इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स थे, 3-4 टॉपिक्स मैंने बता दिए, इन पे हमें मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अच्छे से कंप्लीट कर लेना इन सभी टॉपिक्स को, इस सीरीज़ को फॉलो करते जाओ, पहले चैप्टर की वीडियो भी आप देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा जहाँ पर हम अपने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है विद रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर हमें टॉपिक देखने को मिल जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हमारा चैप्टर है उसमें देखने को मिल जाता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। तो देखो डेवलपमेंट क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, और ग्रोथ क्वांटिटेटिव। यानी अगर क्वालिटी में चेंज आ रहा है तभी आप डेवलपमेंट बोलोगे, और अगर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तब आप उसको ग्रोथ बोलोगे। फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, लेकिन क्या उसका मतलब डेवलपमेंट होगा? भाई ज़रूरी थोड़ी ना, पॉपुलेशन के बढ़ने से डेवलपमेंट ही हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन का। तो यहाँ पर अगर क्वालिटी में चेंज आ रहा है, अगर इसकी क्वालिटी में चेंज आएगा, ठीक है, तब यहाँ पर हम उसको डेवलपमेंट बोलेंगे, वरना वो यहाँ पर ग्रोथ में आएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर इसमें इतना ही है। यहाँ मैंने आपको इसलिए बता दिया बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका ना छूटे। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, तो डॉक्टर यहाँ पर महबूब उल हक ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट, नाम से समझो, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि देखो क्या हो रहा है, पीपल की जो यहाँ पर चॉइसेस हैं, ठीक है, उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है, उनकी जो चॉइसेस है वो एनलार्ज हो रही हैं। ठीक है, उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, और जो बेसिक गोल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो होता है कि भाई लोगों के लिए कंडीशन क्रिएट करना, ऐसी स्थिति लेकर आना, ऐसी कंडीशन क्रिएट करना जहाँ पर लोग अच्छे से रह सकें। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर हम अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, सब चीज़ यहाँ पर मिल रही है, तो इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट है। यहाँ पर ह्यूमन जो है वो डेवलप कर रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिल जाता है, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट।
तो यहाँ पर हमें 4 पिलर देखने को मिलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। पहला है इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी सेकंड, थर्ड प्रोडक्टिविटी, फोर्थ इज एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय द कंसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमें देखने को मिलता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करनी है, और हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते टाइम उसकी जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट नहीं देखनी। यानी इक्विटी का मतलब इक्वालिटी, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, हर चीज़ में। सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि देखो, मैं बोलता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमें दूसरी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बचा के रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें रिसोर्स को यूज़ करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें चॉइस तो मिल गई इक्विटी में, लेकिन यहाँ पर हमें जो रिसोर्सेज मिले हैं उनका हमें क्या करना है, उनको हमें कंटिन्यूटी उनकी बना के रखनी है, ताकि यहाँ पर जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी वो जो रिसोर्स है वो बचे रहें, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी। इट मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो दैट यहाँ पर जो फ्यूचर जनरेशन है कैन इवन यूज दी प्रेजेंट रिसोर्सेज। थर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो लोगों का यहाँ पर काम है उसको हमें प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? तो जो लोग हैं वो रियल वेल्थ है नेशन की, ठीक है। आज के लोग ही एक तरीके से हम देखें वो वेल्थ है नेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उनकी एक तरीके से नॉलेज को प्रोवाइड, हमें उनकी नॉलेज को बढ़ाना होगा, ठीक है। उनकी नॉलेज को बढ़ाना होगा, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि उनका जो काम है वो एक अच्छे लेवल का हो। तो प्रोडक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि उनका काम प्रोडक्टिव होना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अच्छी हेल्थ देनी है, अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर एम्पावरमेंट आता है। एम्पावरमेंट का मतलब है कि आपको क्या करना है, चॉइसेस देनी है। चॉइसेस कैसे मिलेंगी? जब आप फ्रीडम दोगे और कैपेबिलिटी उनको दोगे, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, मतलब एक तरीके से ये कैसे होगा, चॉइसेस कैसे बढ़ेंगी? तो आप फ्रीडम दे रहे हो, उनको कैपेबिलिटी दे रहे हो, गुड गवर्नेंस हो रहा है, मतलब अच्छे से गवर्नेंस हो रहा है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ आ रही हैं। सरकार ऐसी पॉलिसीज़ को लेकर आ रही है जो कि लोगों के लिए बहुत काम की हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। स्पेशली किसके लिए है ये है सोशली और एजुकेशनली, मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। तो यहाँ पर सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो हमें ग्रुप देखने को मिलता है, मोस्टली उनके लिए है ये, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि भाई इक्विटी, ठीक है, यहाँ पर इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ये आपको इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। साथ में यहाँ पर वो कंटिन्यू भी रहने चाहिए, प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, और उनको चॉइस भी देनी है। तो ये यहाँ पर 4 पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट के। 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि हम कैसे मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो देखो, 2 तरीके से मेजर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और कौन कौन से इंडिकेटर्स देखे जाते हैं? पहला हेल्थ देखा जाता है। हेल्थ में क्या देखते हैं? कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक पर्सन एवरेज कितनी साल जी रहा है, ठीक है। एजुकेशन देखा जाता है दूसरा यहाँ पर। तो एजुकेशन में क्या देखते हैं? 2 चीज़ देखते हैं, अडल्ट लिटरेसी रेट कितनी है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि भाई लोग कितना एनरोलमेंट करा रहे हैं स्कूल के अंदर, यानी कितनी स्टडी लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है एक्सेस टू रिसोर्सेज, कितना उनको रिसोर्स मिल रहा है, और उसको वो चेक करते हैं परचेसिंग पावर को चेक करके। जितनी ज़्यादा परचेसिंग पावर होगी इतना मतलब, इसका मतलब उनको इतने अच्छे खासे रिसोर्स मिल रहे हैं। और हर किसी का एक वेटेज होता है, यानी कि हर चीज़ के लिए एक नंबर, एक में से मार्क्स मिलेगा, और टोटल 3 मार्क का आप कह लो टेस्ट टाइप होता है हर कंट्री के लिए, जहाँ पर ये चेक करते हैं कितनी यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर है, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। दूसरा यहाँ पर हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये है यहाँ पर हमारा, इसको रिलीज करता है वही यूएनडीपी रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बन जाता है क्वेश्चन फुल फॉर्म करके, या फिर कौन रिलीज करता है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है। और ये मेजर करता है जो कि शॉर्ट फॉल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, उनको ये मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि भाई सिंस 1990 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ बीन पब्लिशिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंस 1990 से जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यही क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को हर साल। और इस रिपोर्ट में क्या होता है, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स
ए रैंक वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर रैंक मिलती है हर कंट्री को उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट को, जितना वो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट जिस कंट्री में है उसके लेवल को देखकर यहाँ पर उनकी रैंकिंग दी जाती है उनको। और द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स आर द टू इंपॉर्टेंट इंडाइसेस टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट यूज्ड बाय द यूएनडीपी। यानी यूएनडीपी क्या करता है, दो चीज़ों को यूज़ करता है, एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को, दो इंडेक्स को यूज़ करता है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को पता लगाने के लिए, जो कि कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो देयर आर टू वेज जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। पहला है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा है यहाँ पर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। दोनों को यूएनडीपी ही रिलीज करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इस चैप्टर में हम डील करेंगे विद दी प्राइमरी एक्टिविटीज़। बाकी यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर होगा, उसके बाद टर्शरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और टर्शरी एक्टिविटी वाले चैप्टर में इन दोनों एक्टिविटी के बारे में दे रखा है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कई प्रकार की होती है, जैसे कि हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, पैस्टोरलिज्म यहाँ पर हो गया, एग्रीकल्चर, माइनिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वो लोग जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं। ड्यू टू दी आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क, उनका जो काम का जो यानी कि एक तरीके से वो क्या करते हैं, उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो आउटडोर है, इसलिए हम उनको रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम बारी बारी सभी की सभी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला है हंटिंग एंड गैदरिंग। तो देखो, हंटिंग एंड गैदरिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से लोग क्या करते हैं, इमीडिएट अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं हंटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए। जो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं वो डिपेंड होते हैं इमीडिएट एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, 15 से 20 मिनट की यहाँ पर वीडियो हो सकती है, सो प्लीज़ कॉपरेट। ये लोग क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अपने एनिमल के ऊपर, जो कि वो हंट, जिस एनिमल को वो हंट करते हैं, और एडिबल जो प्लांट्स होते हैं जिसको वो गैदर करते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली वो नेचर पे डिपेंड होते हैं। और जो प्रीमिटिव सोसाइटी होती हैं वो डिपेंड करती थी उस टाइम पे हंटिंग एंड गैदरिंग पे। तो यहाँ पर मैंने पहले चैप्टर के अंदर आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो रहा था। मतलब उस टाइम की जो सोसाइटी थी, पुरानी सोसाइटीज़, प्रीमिटिव सोसाइटीज़, वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, और ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलता है। गैदरिंग में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स को, सीड्स को, ठीक है, और यहाँ पर इन चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है गैदरिंग के अंदर। और हंटिंग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है हर्ष क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा हॉट है, ज़्यादा कोल्ड है। और हंटिंग कैसे होती है, हंटिंग यहाँ पर की जाती है टूल्स के द्वारा। जो यहाँ पर पुराने टूल्स हैं उनको वो यूज़ करते हैं। मतलब ये देखो, ये हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पर पार्ट है प्राइमरी एक्टिविटी का, लेकिन आज हमें देखने को नहीं मिलती। हंटिंग तो बैन है और गैदरिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये हम पहले के लोगों का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्टोन, बो एंड एरो के थ्रू यहाँ पर हंटिंग की जाती थी। ये डिपेंड होते हैं अपने एनिमल पे फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। और यहाँ पर हमें कम कैपिटल देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, कोई यहाँ पर हाई लेवल की टेक्नोलॉजी की नीड नहीं पड़ती। तो यहाँ पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। और इसके अगर अगर हम अभी रीजन्स देखेंगे मैप में, यहाँ पर हम अभी देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने मैपिंग करा रखी है, मैप की वीडियो अपलोड करा रखी है, वहाँ पर मैंने सभी के सभी रीजन्स बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 एटलीस्ट आप याद रख लेना रीजन्स, जहाँ पर ये चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं। और अगर हम मॉडर्न डे में देखें ना, आज के समय, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो ये यहाँ पर ये जो गैदरिंग है ना, वो अब क्या हो गई है, ये एक तरीके से मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से अब ये कमर्शियल बन गई है, कुछ ही लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहली बात तो गैदरिंग बहुत कम होती है, और अगर हो भी रही है तो ये क्या हो रही है, पहले सबसिस्टेंस के लिए होती थी। ठीक है, पहले यहाँ पर सबसिस्टेंस के लिए होती थी, यहाँ पर अब कमर्शियल पर्पस के लिए हो रही है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हो रही है। ठीक है, और इसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा ये जो गैदरिंग है, इसका बहुत कम चांस बना कि ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट बन सके ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट रीजन आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा नॉर्थ कनाडा, अमेजोन बेसिन वाला रीजन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन है। ठीक है, नॉर्थ यूरेशिया, और यहाँ पर आप साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ भी, साउथ ईस्टर्न
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये बाकी मैप के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो आप देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर गैदरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको 2-3 रीजन तो एटलीस्ट लिखने होंगे, 2-3 याद रख लेना। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पैस्टोरलिज्म आता है। पैस्टोरलिज्म क्या होता है, देखो हंटिंग क्या होती है, हंटिंग एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी है। आपने एनिमल को किल किया, बस वो मर गया, आपको उसे खाना पड़ेगा वरना वो सड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, एक तरीके से ऐसी चीज़ चाहिए कि जब आपका मन हो जब आप उसको खा लो, एनिमल को और भी पर्पस के लिए यूज़ करो। तो इसी तरीके से यहाँ पर पैस्टोरलिज्म का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होती है, एनिमल की रियरिंग कराई जाती है, यानी कि डोमेस्टिकेशन होता है एनिमल का। पैस्टोरलिज्म हमें 2 टाइप में देखने को मिलती है, 2 प्रकार की, एक नोमैडिक हर्डिंग और एक कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। नोमैडिक हर्डिंग और इन दोनों में क्या डिफरेंस है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में, ये यहाँ पर सब्सिस्टेंस के लिए यहाँ पर ये होती है, और ये नाम से समझ में आ रहा है कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हर्डर्स डिपेंड करते हैं अपने एनिमल पे फूड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, शेल्टर के लिए, कुकिंग क्लोथिंग के लिए। ठीक है, कपड़े के लिए भी डिपेंड होते हैं अपने एनिमल के ऊपर। वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अपने एनिमल के साथ। और हर नोमैडिक कम्युनिटी की यहाँ पर खुद की अपनी आइडेंटिफाइड टेरिटरी होती है कि भाई ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ पर ये मूव करेंगे। ठीक है, अपने एनिमल के साथ। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हर रीजन का अपना अलग अलग एनिमल होता है, जिस रीजन में जिस टाइप का एनिमल मिलता है उसकी वो रियरिंग करते हैं। और यहाँ पर हमें एक टर्म देखने को मिलती है ट्रांस ह्यूमंस। तो देखो ट्रांस ह्यूमंस का मतलब सीजनल मूवमेंट होती है इन ट्राइब्स की। ये ट्राइब्स क्या करते हैं अपनी एनिमल के साथ, समर सीजन में हमें देखने को मिल जाता है प्लेन वाले एरिया में, प्लेन वाले एरिया से क्या करते हैं माउंटेन वाले एरिया पे चले जाते हैं। ठीक है, और विंटर वाले रीजन में, विंटर वाले सीजन में हमें देखने को मिलता है माउंटेन वाले रीजन से, माउंटेन वाले रीजन से हमें प्लेन वाले एरिया में देखने को मिल जाते हैं, आते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, सीजनल मूवमेंट होती है। और कौन कौन सी ट्राइब्स हमें देखने को मिल जाती हैं, गुज्जर्स, बकरवास, गद्दीस, भूतियास। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हम अभी मैप में इनके रीजन्स भी देखेंगे। और ये जो पैस्ट्रो नोमड्स हैं ना, ये अब बहुत कम हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग, ठीक है, गैदरिंग, पैस्टोरलिज्म, ये अब बहुत कम होता जा रहा है अगर हम देखें। लेकिन अगर हम देखें ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि आप यहाँ पर समझ सको। तो ये जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है, ये थोड़ी यहाँ पर हमें ठीक ठाक अभी भी चलती हुई देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये कमर्शियल लेवल पर प्रैक्टिस करी जाती है। और अगर आप किसी भी चीज़ को प्रॉफिट के लिए कर रहे हो तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट भी लेकर आओगे। ये मोर ऑर्गेनाइज्ड होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, मतलब पैसा लगाते हैं इसमें। ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और रियरिंग कैसे होती है, यहाँ पर बड़े से ग्रेजिंग लैंड को कई सारे पार्सल्स में ये डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग करने के लिए। और यहाँ पर एनिमल को किसी भी पार्सल में वो एक तरीके से यहाँ पर उनको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि यहाँ पर वो ग्रेजिंग कर सकते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि भाई किसी पर्टिकुलर पार्सल की ग्रास खत्म हो गई, फिर वो उसको दूसरी एनिमल्स को दूसरी ग्रास में, मतलब दूसरे पार्सल में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर और भी ग्रास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रियरिंग करी जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिसका वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मीट, वुल, हाइट्स, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं एनिमल की जो स्किन होती है, ठीक है, उसका वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके भी रीजन अभी हम मैप में देखते हैं। तो यहाँ पर नोमैडिक हंटिंग में किस प्रकार से सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, और कमर्शियल में यहाँ पर प्रॉफिट के लिए कमर्शियल लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। दोनों के रीजन्स हम देख लें, आपको 2 एग्जाम्पल, 2 रीजन तो एटलीस्ट याद रखने हैं। और ट्रांस ह्यूमंस जो ये टर्म है ये इंपॉर्टेंट है कि समर सीजन में कहाँ से कहाँ पर मूवमेंट होती है, विंटर सीजन में कहाँ से कहाँ तक होती है, कहाँ पर होती है, और ट्राइब्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है हमारा नोमैडिक हर्डिंग वाला। तो ये हमें देखने को मिल जाता है नॉर्थ एंड वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका हो गया। ठीक है, वेस्ट एशिया वाला रीजन। तो ये है हमारा एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर हमें जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है उसका हमें देखने को मिल जाता है यूएसए हो गया, ब्राज़ील, ये उरुग्वे है, ये अर्जेंटीना है। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। एटलीस्ट 2 से 3 कंट्री आपको याद रखनी है हर चीज़ की। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर बात करेंगे अब हम। तो देखो जो एग्रीकल्चर होता है उसमें अगर हम देखें तो अलग अलग जो मेथड होता है फार्मिंग का, तो बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स है वो उसकी ग्रोथ होती है। अलग अलग टाइप को हमें अलग अलग टाइप की जो क्रॉप है उसको ग्रो किया जाता है। तो एग्रीकल्चर को हम डिवाइड करते हैं कई सारी चीज़ों पे।
यानी कि जो फार्मिंग है उसका करने का तरीका, कौन सी क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर हम उनको देखते हैं। पहला हमारा है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, सब्सिस्टेंस का मतलब यहाँ पर अपनी खुद की नीड के लिए, सब्सिस्टेंस के लिए। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रीमिटिव के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया को, यहाँ पर जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह है उसको वो जला देते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। जब उन्हें लगता है कि यहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो गई है तो वो ऐसा ही काम, वो ऐसी चीज़ को रिपीट करते हैं दूसरी जगह पर। ठीक है, तो वो एक प्लेस पे सैटल्ड कल्टीवेशन नहीं करते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव होते रहते हैं। ठीक है, इसी को हम कह देते हैं क्या, ये हमारा हो जाता है ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। पुराने टूल्स का यूज़ करते हैं, स्टिक्स का, होस का। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग एरिया पे, जैसे कि झूमिंग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में, लद्दाख इंडोनेशिया एंड मलेशिया में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। सेकंड यहाँ पर टाइप का है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये डेंसली जो पॉपुलेटेड रीजन्स है वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में यहाँ पर क्या है, पहले में वैट पैडी कल्टीवेशन होती है, दूसरे में वैट पैडी को छोड़ के अदर कल्टीवेशन होती है। यानी कि यहाँ पर हमें राइस की खेती ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है, यानी कि बड़े लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। फैमिली लेबर को यूज़ करते हैं, मैनुअल लेबर होती है, मशीन्स का यूज़ नहीं करते, और खाद का यूज़ करते हैं, मैन्योर का। ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो कि डोमिनेटेड है बाय द क्रॉप अदर देन पैडी। तो यहाँ पर राइस नहीं देखने को मिलते, बाकी और क्रॉप्स मिल जाती हैं, जैसे कि वीट, सोयाबीन, बार्ले एटसेट्रा। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स ना वो सेम है जो यहाँ पर हमें इस करेक्टरिस्टिक में देखने को मिला है कि यहाँ पर लैंड होल्डिंग, फैमिली लेबर, मैनुअल लेबर, यूज़ ऑफ मैन्योर, एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़ के यहाँ पर इरीगेशन का वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इरीगेशन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस वाले में, बी वाले में। इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द क्रॉप्स अदर देन पैडी। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, एग्रीकल्चर, यहाँ पर हमने देखा सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस में हमने देखा प्रीमिटिव करके। ठीक है, प्रीमिटिव करके देखा, और दूसरा हमने देखा कौन सा, इंटेंसिव। यहाँ पर इंटेंसिव को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो हमारा वैट पैडी और एक हमारा अदर देन वैट पैडी। तो ये जो हमें प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मिल जाता है, प्रीमिटिव वाला, ऊपर वाला, इसके हम कुछ रीजन्स को देख लेते हैं तो कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिस करी जाती है। तो देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ये सेंट्रल अमेरिका है। ठीक है, तो दो तीन आपको एग्जांपल याद रखने सभी के। उसके बाद यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका वाला रीजन हो गया, यहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखो वैट पैडी हमें कहाँ पर देखने को मिल जाता है, गीले वाले वैट पैडी। तो इसको आप देख सकते हो, ये आपको ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा इंडिया के। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा ये वाला, जहाँ पर वैट पैडी होता है। ईस्ट चाइना में देखने को मिल जाएगा, ईस्ट जापान में देखने को मिल जाएगा, मतलब ईस्ट चाइना में और जापान में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अदर क्रॉप डोमिनेटेड वाला जो था वो हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें देखने को मिल जाता है नॉर्थ चाइना में। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो यहाँ पर हमें नॉर्थ चाइना में देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ हमें जापान में भी ये देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ मंचूरिया वाला रीजन है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया वाला रीजन, नॉर्थ जापान वाला रीजन, और यहाँ पर जो साउथ और वेस्ट इंडिया वाला रीजन। तो जो भी यहाँ पर मैंने दो तीन आपको रीजन बताए हैं, हर किसी के आपको एटलीस्ट टू रीजन्स तो आपको लर्न कर लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे और भी टाइप के एग्रीकल्चर आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा प्लांटेशन आ जाता है यहाँ पर। और तो देखो इसको यूरोपियंस लेकर आए थे। कैश क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती हैं प्रॉफिट यहाँ पर कमाने के लिए। कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल। और यहाँ पर लार्ज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लार्ज एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है। साइंटिफिक मैथड्स को वो यूज़ करते हैं। चीप यहाँ पर और गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। देखो जो मैंने यहाँ पर एक तरीके से ये एक छोटा सा पॉइंट लिखा है ना मैंने, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज एरिया, ये अपने आप में अलग अलग पॉइंट्स हैं। कल को 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा तो मुझसे आके मत बोलना कि मैंने तो यहाँ पर इतनी छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। ये तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं खुद से, चैप्टर को अच्छे से स्टडी करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझते जाना है और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सटेंड करके, थोड़ा बड़ा करके आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने एग्जाम में। ठीक है,
दूसरा है कम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर ये सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ग्रेन्स की खेती होती है, जैसे कि वीट यहाँ पर मेन प्रिंसिपल क्रॉप है। यहाँ पर अदर क्रॉप्स भी देखने को मिल जाती, कॉर्न, बार्ले, ओट्स। साइज जो है फार्म का वो बहुत बड़ा चाहिए होता है, मशीन्स का यूज़ करते हैं। रीजन्स अभी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम रीजन्स की यहाँ पर बात करें तो हमें जो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन वाला देखने को मिल जाता है, ये वाला है, प्रेरीज वाला रीजन है, पंपास याद रख लेना, वेल्ड्स, ठीक है, स्टैपीज, कैंटबरी प्लेन्स आपको याद रखना है। उसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग वाला यहाँ पर आता है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? तो मिक्स्ड फार्मिंग में यहाँ पर जो फार्म्स की ज़रूरत पड़ती है वो मॉडरेट साइज के होते हैं। कौन कौन सी क्रॉप एसोसिएटेड हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, मेज, फूडर, ठीक है। देखो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ग्रेन्स की खेती होती है जैसे कि वीट। यहाँ पर किसकी होती है? प्लांटेशन की। यहाँ पर टी, कॉफ़ी, रबर, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होता है ना, आप एक जगह पे यहाँ पर फार्मिंग भी कर रहे हो एक एरिया में, साथ में यहाँ पर आप लाइफ स्टॉक रियरिंग भी कर रहे हो, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एनिमल है उसकी रियरिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ करी जाती है, दोनों का मिक्सचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मोस्टली फूडर क्रॉप्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी खेती होती है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग जैसी चीज़ों को अपनाते हैं सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करवाने के लिए। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं अगर आपको मैप में देख लेके जाऊँ मिक्स फार्मिंग का, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मिक्स फार्मिंग करके। तो ये प्रेरीज वाला रीजन है, ईस्टर्न अमेरिका, यूरोप, यूरेशिया, ठीक है। उसके बाद कैंटबरी प्लेन्स। तो आपको यहाँ पर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ये लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा डेयरी फार्मिंग है। तो डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, हमें देखने को मिल जाती है काओ वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि मिल्क प्रोवाइड करती हैं। सो एनिमल रियरिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, कैटल ब्रीडिंग होती है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, बहुत खर्चा यहाँ पर लगता है। लेबर इंटेंसिव होता है, यहाँ पर कोई भी सीज़न ऑफ नहीं होता। अगर काऊ है तो वो मिल्क देगी ही हर सीज़न में, वो देना बंद नहीं करेगी। और मिल्क दे रही है तो वो मिल्क से कई सारी चीज़ें वो बनाते हैं जिसको वो यहाँ पर बेचते हैं। फिर प्रैक्टिस किया जाता है नियर मार्केट, ताकि दूध को या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सकें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है अच्छा खासा। रेफ्रिजरेशन चाहिए होता है, भाई यहाँ पर दूध को हमें फ्रीज में रखना है वरना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। रीजन्स यहाँ पर मैं आपको मैप में अभी दिखाता हूँ। तो डेयरी फार्मिंग के रीजन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूरोप वाला, ठीक है। ये जो हमें वेस्ट यूरोप देखने को मिल जाता है, ये यहाँ पर हमें साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है। दिस इज कनाडा। तो ये सभी रीजन्स हैं किसके? डेयरी फार्मिंग के। उसके बाद मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखने को मिलता है जो कि मेडिटेरेनियन रीजन के पास हमें देखने को मिलता है। तो देखो मेडिटेरेनियन रीजन काफ़ी बार आ रहा है, तो इसको अगर हम देखें तो देखो ये है मेडिटेरेनियन सी, ए वाली, ये पूरी सी मेडिटेरेनियन सी है। और इसके आसपास की जो ये कंट्रीज़ है ना, इनको हम मेडिटेरेनियन रीजन कह देते हैं। यहाँ का जो हमें क्लाइमेट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लीजेंट क्लाइमेट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर विटिकल्चर होता है, यानी कि ग्रेप कल्टीवेशन होती है जिससे वो वाइन बनाते हैं, रेसिन्स, किशमिश बनाते हैं। और यहाँ पर विंटर में बारिश होती है जिसकी वजह से फ्रूट और वेजिटेबल की खेती यहाँ पर विंटर्स में होती है। तो मेडिटेरेनियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में अटैच कर दिया है, बता दिया है, ठीक है, नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पर मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर की खेती देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्रक फार्मिंग होता है। ट्रक फार्मिंग इज रिलेटेड विद द वेजिटेबल्स। और फैक्ट्री फार्मिंग किससे रिलेटेड है? पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? यहाँ पर जो चिकन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डक होता है, उसका डोमेस्टिकेशन किया जाता है जिससे वो क्या करते हैं, मीट, एग, ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है उसको वो क्या करते हैं यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या करते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव बना लेते हैं कि भाई मेरे पास भी छोटा सा लैंड है, आपके पास भी है, मिल के यहाँ पर खेती करेंगे और मिल के ही सामान बेचेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो ग्रुप ऑफ फार्मर्स क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बनाते हैं बाय पुलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, ताकि एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग हो और वो अच्छे खासे प्राइस में उसको बेचते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, कई सारी जो फार्मिंग्स है उनको कवर कर लिया। एक बार हम कोई रिवीजन अगर देखें तो देखो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर में किस किस को यहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने सब्सिस्टेंस को पढ़ लिया, उसमें हमने प्रीमिटिव पढ़ लिया, इंटेंसिव पढ़ लिया। इंटेंसिव के दोनों पार्ट्स को यहाँ पर हमने पढ़ लिया था।
उसके बाद यहाँ पर हम गए थे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे, प्लांटेशन पढ़ लिया, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन पढ़ लिया, मिक्स फार्मिंग पढ़ लिया, ठीक है। सभी के सभी रीजन्स को हमने मैप में देख लिया है। आपको दो एटलीस्ट याद रखने हैं, डेयरी फार्मिंग पढ़ लिया, मेडिटेरेनियन, विटीकल्चर। कल को एमसीक्यूज अगर आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन, विटीकल्चर किससे एसोसिएटेड है, तो वो ग्रेप, ठीक है, ग्रेप से, ग्रेप की कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर हमने देख लिया, कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने देख ली, फैक्ट्री फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। बाकी इस चैप्टर से हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है माइनिंग। माइनिंग भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमें देखने को मिल जाती है। तो देखो माइनिंग, यहाँ पर माइनिंग का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना मिनरल को अर्थ के सरफेस से। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी, तो वो हमें फिजिकल फैक्टर देखने को मिल जाते हैं कि भाई जो हम माइनिंग कर रहे हैं जिस मिनरल का, उसका साइज़ क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, और उस मिनरल की डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, हमें उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेबर और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगने वाली है। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं माइनिंग की एक्टिविटी को, तो वो यहाँ पर फिजिकल फैक्टर हो गया जिसमें साइज़ और क्वालिटी आता है मिनरल का, ठीक है। डिमांड क्या है उस मिनरल की, कैसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस माइनिंग, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस माइनिंग एक्टिविटी के लिए, लेबर कितनी की, लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटी को। अब दो तरीके हैं जिनसे हम माइनिंग करते हैं, पहला सरफेस माइनिंग जिसको ओपन कास्ट माइनिंग भी हम बोल सकते हैं, दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग जिसको हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। तो देखो ये वाला जो हमारा पहला वाला है सरफेस माइनिंग, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, ये इजी होता है और बहुत चीप होता है। इसमें आपको सरफेस पे माइनिंग करी जाती है। इसमें हमें ना जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो भी बहुत कम लेने पड़ते हैं, मतलब आराम से यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं, इतना यहाँ पर एक तरीके से डेंजरस नहीं होता ये। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अंडरग्राउंड यहाँ पर कोई पाइप टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, उसको यहाँ पर एक तरीके से डिग करके नीचे सरफेस में ले जाया जाता है जहाँ पर हमें मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो वर्टिकल शाफ्ट का वो यूज़ करते हैं, पाइप का यूज़ करते हैं। और यहाँ से कई बार क्या होता है, ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि यहाँ से पॉइजनस गैसेस भी कभी कभार आ जाती हैं, तो हमें कई सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है और यहाँ पर हमें जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया माइनिंग क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटी को। दो तरह की माइनिंग है, सरफेस माइनिंग जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, और अंडरग्राउंड माइनिंग जिसको हम शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपको बता दी, साथ में यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। बाकी यहाँ पर आपको आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप देख सकते हो। ऐसी काम की वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस चैनल पे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर चैप्टर नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगा। ये 5th नंबर की वीडियो है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसको हम कवर करेंगे। तो देखो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कई प्रकार की हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि हमने अपना प्राइमरी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर हम कवर करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो क्लास 12th की जो ये आपकी बुक है ना, ये आपको बता देना चाहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सारे के सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कराऊंगा, कितनी मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आगे बढ़ने से पहले ऐसे लगातार काम की वीडियो चैनल पे अपलोड हो रही है, नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। चलिए, तो देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल्स है ना, उनको क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स के अंदर क्या किया जाता है, एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किस चीज़ को यूज़ करके, टूल्स को, ह्यूमन लेबर को, मशीनरी को और केमिकल प्रोसेसिंग, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन मेरे पास है, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में ले जाके उसको शुगर बना रहा हूँ, चीनी बना रहा हूँ, फिर इसको मैं मार्केट में बेच रहा हूँ जाके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, ओके।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है इंडस्ट्रीज, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। देखो, कल को आपको एक इंडस्ट्री खोलनी है, एक यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है। अब आप ऐसी कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करोगे अगर आपको वहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है तो आप खुद ही एक तरीके से ना, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, आप अपने आप को वहाँ पर बैठा लो और देखो कि मैं हूँगा उस प्लेस पे, ठीक है, तो मैं क्या वहाँ पर चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचो, आप क्या क्या देखोगे। आप ये देखोगे ना कि वहाँ पर मार्केट होना चाहिए आसपास, कि भाई जो भी यहाँ पर मैं सामान बनाऊँगा उसको मैं बेच सकूँ। लेबर होनी चाहिए, लेबर अगर नहीं होगी, और लेबर का मतलब चीप लेबर, सस्ती लेबर होनी चाहिए। एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो होनी चाहिए, आपको वहाँ पर एनर्जी चाहिए, तभी तो आप उससे कोई भी चीज़ बनाओगे ना। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रॉ मटेरियल भी तो होने चाहिए। आप किस चीज़ का यहाँ पर एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जब रॉ मटेरियल ही आसपास अवेलेबल नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे लोगों को, सपोर्ट करे उस फैक्ट्री के ऑनर को, ठीक है। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की जो लोकेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम बारी बारी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। सो लेट स्टडी। तो पहला है एक्सेस टू मार्केट, मार्केट आसपास होना चाहिए। उससे क्या होगा, देखो यहाँ पर मेरा मोटिव है जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सिंपल वर्ड्स में समझा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया, खुद अपने वर्ड्स में आप उसको लिख के आ जाना एग्जाम में। देर इज नो नीड टू मग अप द बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है आसपास मार्केट होना चाहिए। अगर आसपास मार्केट हमें देखने को मिलेगा तो एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस एक मैन्युफैक्चर गुड को हम सेल कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर लेबर की सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर लेबर होगी तो वहाँ पर आराम से काम होगा, क्योंकि कई सारी अभी भी ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पर हमें लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, मैनुअल लेबर की, और वो लेबर चीप भी होनी चाहिए, ठीक है। सो वो लेबर चीप होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है मैकेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसकी वजह तब भी हमें जो है एक तरीके से कई सारी इंडस्ट्री अभी भी डिपेंडेंट है लेबर के ऊपर, ठीक है। इसलिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए जो हमारे काम को आराम से अच्छे से कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, मोर पावर एंड एनर्जी को वो यूज़ करती हैं। मतलब एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रीज यूजिंग मोर पावर एंड एनर्जी आर एस्टैब्लिश्ड नियर द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो इंडस्ट्री जिनको पावर की, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी के आसपास ही सेटअप होंगी, ठीक है, जहाँ पर उनको सोर्स मिल रहा हो, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ जाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है, यहाँ पर एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, कई सारी रिलैक्सेशन मिल रही है, टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो वहाँ पर ही जाके इंडस्ट्री सेटअप होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल आसपास है कि नहीं है। सपोज करो एक इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, और उसको चाहिए एज अ रॉ मटेरियल शुगर केन, उसे एज अ रॉ मटेरियल शुगर केन चाहिए। तो वो यहाँ पर जो इंडस्ट्री होगी वो कहाँ पर सेटअप होगी, जहाँ पर उसको शुगर केन मिल रहा होगा आराम से, ठीक है। तो यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस यहाँ पर हमने इस पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या देखा है, हमने देखा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ों पे बात करी है, भाई आसपास मार्केट होना चाहिए बेचने के लिए, ठीक है, ताकि हम जो सामान बनाएंगे उसको हम बेच सके। लेबर होनी चाहिए, लेबर कौन सी चाहिए, हमें स्किल्ड, स्किल्ड चाहिए, एज वेल एज हमें चीप लेबर चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो इंडस्ट्री जो कि एनर्जी पे काफ़ी डिपेंडेंट है वो एक तरीके से अच्छे से अपनी प्रोडक्शन कर सकें। गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल होनी चाहिए, टैक्स में रिलैक्सेशन होना चाहिए, सब्सिडी मिल रही होनी चाहिए, और भी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट यानी सपोर्ट करे उस इंडस्ट्री को, ठीक है, उसी एरिया में जहाँ जिस एरिया की सरकार यहाँ पर एक तरीके से उसकी पॉलिसी अच्छी है, वो सपोर्ट करिए फैक्ट्री ओनर्स को, वहाँ पर ही हमें फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि आसपास रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। जो हम सामान बना रहे हैं उसकी एक तरीके से उस सामान को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो रॉ मटेरियल्स वहाँ पर होने चाहिए। तो ये सभी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। कल को 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप आई होप आराम से लिख पाओगे।
अब देखो ये पूरा टेबल है, एक बार यहाँ पर मैं समझा देना चाहता हूँ इस टेबल को, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कल को अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक तरीके से इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के बेस्ड पे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनके बारे में लिखो तो छूटे ना आपका। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हमने अभी पढ़ी हैं कि भाई ये इंडस्ट्री कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करते हैं उसकी लोकेशन को, कि वो कहाँ पर सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्री को हमने उसके टाइप के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पहला अपना देखने को मिल जाता है इंडस्ट्री किसके बेसिस पे, साइज। तो इंडस्ट्री साइज के बेसिस पे, वो साइज कैसा है उसका मतलब वो कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हमने साइज के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो कॉटेज, उसके बाद स्मॉल स्केल आती है, फिर लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, इनका टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, मशीन्स का ये यूज़ करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वो हमें ज़्यादा स्मॉल स्केल में देखने को नहीं मिलता। और कॉटेज वाली मोस्टली किस पे डिपेंड होती है, लेबर पे। ठीक है, और इनका टर्नओवर वगैरह भी बहुत कम होता है। उसके बाद ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी कि किसको कौन उसको ऑन कर रहा है, कौन उसका मालिक है। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जॉइंट सेक्टर, यानी कि पब्लिक जहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है उस इंडस्ट्री को। प्राइवेट जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर ही ले रहा है। जॉइंट में यहाँ पर पब्लिक प्लस में प्राइवेट हमें दोनों देखने को मिल जाते हैं, दोनों यहाँ पर 50-50 हमें देखने को मिलते हैं, और डिसीजन सारे दोनों मिलके ही लेते हैं जॉइंट वाले में। उसके बाद इंडस्ट्री को हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, यानी कि आउटपुट क्या है उसका, प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्री आ जाती है, नॉन बेसिक आ जाती है। ठीक है, तो इनमें से देखो मोस्टली अगर क्वेश्चन बनेगा ना, वो बन सकता है साइज के बेसिस पे, हमने किस पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, कितने पार्ट्स में, ऑनरशिप वाला आ सकता है या फिर रॉ मटेरियल वाला। बस आउटपुट वाला इतना, ये जो आउटपुट है प्रोडक्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल का, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 4 पार्ट में। एक तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। नाम से ही समझ में आ रहा है, कल को क्वेश्चन आएगा तो आप अपने वर्ड्स में लिख पाओगे। तो पहला है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है, ये जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ना, केमिकल बेस्ड, ये केमिकल्स पे डिपेंड होती हैं। केमिकल इनका रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि सॉल्ट, सल्फर, पोटैश। ठीक है, ये इनके रॉ मटेरियल होते हैं। तो जहाँ पर इनको रॉ मटेरियल मिल रहा होगा वहाँ पर ये सेटअप होती हैं। तो केमिकल मतलब जो केमिकल पे डिपेंड होती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो कि एक तरीके से मिनरल पे डिपेंड होती हैं, मिनरल उनका रॉ मटेरियल होता है। तो यहाँ पर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेटल वाली जो एक तरीके से मेटेलिक होती है, और जो नॉन मेटल यहाँ पर जिसका रॉ मटेरियल मटेरियल नॉन मेटल होता है तो वो नॉन मेटेलिक, और जिनका मेटल होता है वो मेटेलिक। उसके बाद नाम से समझ में आ रहा है एग्रो बेस्ड, मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री, वो भाई मतलब शुगर इंडस्ट्री वो शुगर केन पे डिपेंड है, शुगर केन उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री में आप बोल सकते हो लेदर, लेदर चमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमल पे डिपेंड है, एनिमल की जो स्किन होती है उससे वो बनाएंगे लेदर, और उसके बाद उस लेदर से वो कई सारे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमने कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक तरीके से देखें तो हमने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है कि उसका साइज़ क्या है। साइज़ में हमने देख लिया कॉटेज है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है। ठीक है, ऑनरशिप उसको ऑन कौन कर रहा है, उसका मालिक कौन है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, या फिर दोनों मिलके हैं। ठीक है, उसका आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बेसिक है, नॉन बेसिक है, वो कौन से रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है, यानी कि वो केमिकल को यूज़ कर रही है एज अ रॉ मटेरियल, मिनरल को यूज़ कर रही है एज अ रॉ मटेरियल। मिनरल में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और वो एग्रीकल्चर को यूज़ कर रही है या फिर एनिमल को यूज़ कर रही है, एनिमल एज अ रॉ मटेरियल है उनका, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हमने क्या क्या कवर करा है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, वो हमने देख लिया। और हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का देख लिया, एक हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के बेसिस पे, फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो अगर कल को एग्जाम में अगर डिटेल क्वेश्चन आता है ना इस पर्टिकुलर सेक्शन से, तो ऐसा फ्लो चार्ट पहले बना देना, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक्सप्लेन कर देना। ये भी हो सकता है कल को ऐसा आ जाए कि हाउ बता दो, हमें ये बताओ कि एक्सेस टू मार्केट या फिर एक्सेस टू रॉ मटेरियल क्यों एक ऐसा फैक्टर है जो कि
इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करता है। तो 3 मार्क में किसी पर्टिकुलर का भी पूछ सकते हैं या फिर 5 मार्क में सभी का सभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू प्रिपेयर, उसके अकॉर्डिंग आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतने ही टॉपिक्स थे। यहाँ पर मैं मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम हमारी 6 नंबर की वीडियो होगी इस सीरीज की, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट एनी डिले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर है, मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ज्योग्राफी की हमारी जो ये बुक है, इसका मेन मोटिव है कि आपको कवर करा देना सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर कर लिया है, सेकेंडरी एक्टिविटी वाला कर लिया। यहाँ पर हम कवर करेंगे टर्शरी एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर। इसी चैप्टर के अंदर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़ भी बता रखा है। ठीक है, तो देखो टर्शरी एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ट्रेड, कम्युनिकेशन, ये सारी यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, टर्शरी एक्टिविटीज़ के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, तो टर्शरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, हेयर स्किल्ड पीपल आर नीडेड हु प्रोवाइड सर्विस टू पीपल अगेंस्ट पेमेंट ऑफ फीस। मतलब कि यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है और यहाँ पर हमें स्किल्ड पीपल की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ पर फीस के बदले, पेमेंट के बदले यहाँ पर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एक टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक लॉयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर कितने टाइप्स की यहाँ पर टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, फ्लो चार्ट के थ्रू। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्विसेज देखने को मिल जाती हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट के 2 फैक्टर्स हैं, मतलब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो इसमें डिमांड एंड रूट्स आ जाएगा। कम्युनिकेशन भी 2 प्रकार की होती है, टेली कम्युनिकेशन, मास मीडिया। मतलब कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको इस ब्राउन कलर में देखने को मिलेंगे, सर्विसेज, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जो कि आपकी बुक में एक्सप्लेन कर रखे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बताऊंगा, ट्रांसपोर्ट बताऊंगा, कम्युनिकेशन हम बात करेंगे। टूरिज्म वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही यहाँ पर मैं कवर करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अभी तक क्या देख लिया, टर्शरी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हमारी एक इंपॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सर्विस है जिससे पीपल क्या करते हैं, पीपल, मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड गुड फिजिकली कैरिड करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सर्विस एक्टिविटी है जहाँ से, जिसके थ्रू यहाँ पर पीपल हो गए, मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड गुड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, अब 2 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को। पहला डिमांड, दूसरा रूट। देखो डिमांड कितनी है ट्रांसपोर्ट को लेके, और डिमांड कैसे आएगी, डिमांड कैसे आएगी, और डिमांड किस पे डिपेंड है फर्दर, वो है पॉपुलेशन के ऊपर। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड होगी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रूट्स हैं, यानी कि रूट मतलब रास्ते, और ये जो रूट्स हैं ये किस पे डिपेंड है फर्दर, ये लोकेशन क्या है सिटी की, कैसा क्लाइमेट है, कैसे रॉ मटेरियल्स हमें ले जाने हैं, इंडस्ट्रियल सेंटर्स है कि नहीं है। तो ये जो रूट्स है ये फर्दर इन चीज़ों पे डिवाइडेड है, मतलब इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू पीपल, मटेरियल और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को, इसमें पहला आ जाता है डिमांड, और डिमांड फर्दर पॉपुलेशन पे डिपेंड है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने यहाँ पर एक तरीके से हमें देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उतना ही एक तरीके से हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट डिपेंड है पॉपुलेशन पे, या फिर आप बोल सकते हो डिमांड पे। दूसरा रूट्स पे डिपेंड है, और रूट्स जो है वो फर्दर किस पे डिपेंड है, लोकेशन क्या सिटी की, कैसा क्लाइमेट है, कैसे रॉ मटेरियल्स हैं, और इंडस्ट्रियल सेंटर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स को, मैसेजेस को, फैक्ट्स को, आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। दिस इज़ कम्युनिकेशन। दूसरा यहाँ पर हमें टेली कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। टेली कम्युनिकेशन लेटेस्ट फॉर्म है कम्युनिकेशन सिस्टम का, और ये बहुत फास्ट है। ठीक है, बहुत फास्ट सिस्टम है कम्युनिकेशन का। तो टेली कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो कि बहुत फास्ट है।
मास मीडिया उसके बाद हमें देखने को मिलता है। मास मीडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रेडियो एंड टेलीविज़न आ जाता है, न्यूज़पेपर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट। तो मास मीडिया के अंदर ये सभी की सभी चीज़ें आ जाती हैं, रेडियो टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इंटरनेट। अब देखो बाई चांस कल इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मास मीडिया के बारे में लिखो, इनके एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करो, तो क्या आप अपने वर्ड्स में ये नहीं लिख पाओगे कि जो रेडियो टेलीविज़न क्या होता है, क्या इसका यूज़ है। ये तो आम चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर्स क्या होते हैं, सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेट। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना। बाकी मैंने ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो बता दिया, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो बता दिया, कम्युनिकेशन क्या है, टेली कम्युनिकेशन क्या है, और मास मीडिया, ठीक है। अब यहाँ पर टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट टर्शरी एक्टिविटी है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर 5 मार्क का बन जाता है। इसको हम स्टडी करते हैं। तो टूरिज्म क्या होता है, टूरिज्म ट्रैवल ही है जो कि लोग करते हैं बिजनेस की वजह से नहीं, रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। तो एक क्या पर्पस है टूरिज्म का, पर्पस है रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे टूरिज्म, तो वही है डिमांड, कितनी डिमांड है टूरिज्म को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हॉलीडेज कितनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है लोगों का, लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो टूरिज्म की डिमांड भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो पहला फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है टूरिज्म को वो डिमांड है, और डिमांड फर्दर किस पे डिपेंड है, कितनी उनको छुट्टियां मिल रही हैं, कैसा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, लेजर यहाँ पर टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इन चीज़ों पे टूरिज्म जो है एक तरीके से डिमांड जो है टूरिज्म को लेके वो डिपेंड है। दूसरा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का है, अगर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिलेगा, अगर देखो आप किसी पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हो, आपको उसके लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, तो आप भी सोचोगे ना कि मैं उस जगह पे जाऊँ, वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, ठीक है। तो एक तरीके से जो दूसरा फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है टूरिज्म को वो ट्रांसपोर्ट है, कि किस प्रकार का हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो डिमांड फॉर टूरिज्म हैज़ ऑल्सो इंक्रीज, तो यहाँ पर डेवलपमेंट आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, उसकी वजह से जो डिमांड है टूरिज्म की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। और किस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, अच्छा रोड सिस्टम आ रहा है, एयर ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है टूरिस्ट अट्रैक्शन को, मतलब यहाँ पर जो टूरिस्ट की जो अट्रैक्शन होती है, लोग कहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। टूरिज्म किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, तो हमने अभी तक देख लिया टूरिज्म क्या होता है, और दो फैक्टर्स टूरिज्म को अफेक्ट करने वाले, पहला डिमांड, दूसरा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और डिमांड भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड है, और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगी, और डिमांड अगर टूरिज्म की होगी तो ऑब्वियसली टूरिज्म तो बढ़ेगा ही। अब यहाँ पर टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है, किस प्लेसेस पे लोग घूमना चाहते हैं, वो किस पे डिपेंड है, वो वहाँ की क्लाइमेट पे डिपेंड है, वहाँ के लैंडस्केप पे डिपेंड है, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं टूरिस्ट की अट्रैक्शन को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है क्लाइमेट, हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं भाई। देखो जो लोग कोल्ड रीजन में रहते हैं वो हॉट एंड सनी रीजन में जाना चाहते हैं, जो लोग थोड़े हॉट एंड सनी रीजन में रहते हैं वो कोल्ड रीजन में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें प्लीजेंट क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, और मेडिटेरेनियन जो रीजन है, यहाँ पर हमें मेडिटेरेनियन रीजन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो देखो आप ये जो ब्लैंक मैप देख रहे हो ना, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। और इसके आसपास की जो हमें कंट्री देखने को मिल रही है, फ्रांस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमें देखने को मिल जाता है, अलग अलग कंट्री है यहाँ पर, ठीक है। तो स्पेन है, पोर्तुगल है, इटली है, मोरक्को है। तो इस मेडिटेरेनियन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो मोस्टली लोग यहाँ पर जाना एक तरीके से पसंद करते हैं। दूसरा यहाँ पर लैंडस्केप भी यहाँ पर एक फैक्टर है, लैंडस्केप लोग माउंटेन्स, लेक्स, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट हो गया, नदी किनारे वाला एरिया, लैंडस्केप हो गए, यहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आप इस टॉपिक को ऐसे भी याद रख सकते हो कि लोग यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है, तो वो रीजन के क्लाइमेट पे डिपेंड होता है, कैसा लैंडस्केप है, माउंटेन है कि नहीं है, लेक्स, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट है कि नहीं है। हिस्ट्री एंड आर्ट, बहुत लोग यहाँ पर पुरानी जो चीज़ें हैं उनको देखना चाहते हैं, जो कि हिस्ट्री के एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जिनको हिस्ट्री पसंद है। तो एंशंट पिक्चर्स क्यू टाउन हो गए, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गए जैसे कि कैसल्स, पैलेसेस, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं महल हो गए, चर्चेज, बैटल फील्ड जहाँ पर कोई
युद्ध हुआ हो, ठीक है, एक्सकेवेशन साइट हो, फॉर एग्जांपल हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये भी एक्सकेवेशन साइट्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं। इनके बारे में हमने पढ़ रखा है हिस्ट्री में, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि कल्चर पे डिपेंड करती हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि भाई हम एक तरीके से जगन्नाथ टेम्पल जाएं, जामा मस्जिद जाएं, या फिर यहाँ पर हम गोल्डन टेम्पल भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके से फेमस टेम्पल, मस्जिद और गुरुद्वाराज हैं, ठीक है। इन पे लोग जाना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कल्चर भी एक तरीके से अफेक्ट करता है, इकोनॉमी भी अफेक्ट करती है। भाई वो जो ट्रांसपोर्ट हम जहाँ पर जा रहे हैं उसमें कितने पैसे लगने वाले हैं, चीप होगा, इकोनॉमिकल होगा तो लोग ज़्यादा उस जगह पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फैक्टर्स को देख लिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ठीक है। तो इसमें आ गया क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट और कल्चर एंड इकोनॉमी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। देखो हमने क्या कर लिया, हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर ली, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं वो उनके बारे में पढ़ लिया, टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी एक्टिविटीज़। तो दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जहाँ पर हमें हाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है, टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसकी प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना उस इंफॉर्मेशन का। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, कोई टैक्स कंसल्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको बोल सकते हैं भाई इनको हाई नॉलेज चाहिए होती है, अच्छी खासी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से ना सर्विस सेक्टर जैसा ही है, यहाँ पर हम सर्विसेज ही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है यहाँ पर कि भाई हमें क्या करनी होती है, यहाँ पर जो नॉलेज है वो थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की चाहिए होती है, ठीक है। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या होता है, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, क्रिएशन, रीअरेंजमेंट, इंटरप्रिटेशन करते हैं न्यू एंड एक्सिस्टिंग आइडियाज़ को, ठीक है। मतलब कि ये भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, और वो लोग यहाँ पर जो इन एक्टिविटीज़ में एक तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोस्टली लोग इन एक्टिविटीज़, मतलब इन एक्टिविटी की अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो उनको काम क्या करना पड़ता है, उन्हें एक तरीके से ना डिसीजन लेने होते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन लेने हैं, पॉलिसी मेकिंग करना है, तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उनको नॉलेज चाहिए अच्छी खासी, ठीक है, ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सकें, अच्छी पॉलिसी ले सकें। तो यहाँ पर हमें कोई बड़े बड़े बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, क्वाइनरी एक्टिविटीज़ दोनों में अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, लेकिन इसमें हम एक तरीके से, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं होता, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग देखने को मिलता है, और दोनों में अच्छी नॉलेज हमें चाहिए होती है, ठीक है। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ एक स्टेप आगे है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में डिसीजन लिया जाता है, हाई लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई भी ऑफिशियल्स हो गए, ठीक है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गए। क्वाटरनरी में क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से नॉलेज चाहिए होती है, और यहाँ पर एक तरीके से टेक्निकल और स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी के सभी कर लिए हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पर इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके सभी के सभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जो पहला टॉपिक देखने को मिल जाता है इस चैप्टर से, वो है हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। तो देखो इस वाले टॉपिक से हमें देखने को मिल सकता है भाई 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क का बन सकता है, साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इस वाले टॉपिक से। और इस बार ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको इमेज दे देंगे और उससे 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगी इन टॉपिक से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कौन सी होती हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती है। हमारी बुक में 3 टाइप की दे रखी है, ट्रांस साइबेरियन, दूसरा ट्रांस कैनेडियन, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तीनों को समझते हैं। तो पहला हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ये मेजर रेल रूट है रशिया का, ठीक है। तो मेजर रेल रूट है किसका, रशिया का। तो साइबेरिया मतलब रशिया। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक, ठीक है। और ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस से पास होती है, तो मॉस्को, उफा, ठीक है, नोवोसिबिरिस्क, उसके बाद इरकुटस्क, चीटा और खारवारोस्क। कोई भी 2-3 आपको याद कर लेना एटलीस्ट। आपको जो सेंट पीटर्सबर्ग से अगला और यहाँ पर व्लादिवोस्टक के बाद वाला, मतलब उससे पहले वाला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल रूट है रशिया का ये, और लॉन्गेस्ट देखने को मिलता है। तीनों में से अगर हम बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी हमारी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, तो वो है हमारी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 9332 किलोमीटर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, कल को क्वेश्चन बन जाएगा इनके फीचर्स बताओ तो आपका नहीं छूटेगा। दूसरा हमें देखने को मिलता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये मेजर रेल रूट है किसका, किसका, कनाडा का, सॉरी माय बैड, कनाडा का। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये चलता है हैलीफैक्स टू वैंकूवर। हैलीफैक्स हमें कहाँ देखने को मिल जाएगा, ईस्ट में, तो हैलीफैक्स ईस्ट में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर है, नियर अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन की साइड में। और यहाँ पर हैलीफैक्स से जाता हुआ हमें देखने को मिलता है टू वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें नियर पैसिफिक ओशियन। ठीक है, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये ईस्ट साइड है हैलीफैक्स, वेस्ट साइड क्या है, वैंकूवर। हैलीफैक्स के साइड में हमें इस साइड कौन सा ओशियन देखने को मिलता है, अटलांटिक, ये भी आपको याद रखना है। और वैंकूवर के साइड में पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पासिंग थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग, कैलगरी। तो कौन कौन सी जगह से पास होता है, मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग, कैलगरी। जैसे आपने इसका याद रखा था वैसे आपको किन लोकेशन के किन लोकेशन के यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सही ये पास होता है। तो जब ये रेलवे लाइन चल रही होती है तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर पड़ती हैं वो हमें याद रखना है। कंस्ट्रक्ट किया गया 1886 के अंदर, 7050 किलोमीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है क्यूबेक मॉन्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल रीजन है ना, उसको कनेक्ट करता है विद द व्हीट बेल्ट, जो व्हीट बेल्ट है प्रेरी रीजन का, उसको ये कनेक्ट करता है। तो क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन को कनेक्ट करता है विद द व्हीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। और उसके बाद इसको इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है कनाडा की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है क्यों इसको इकोनॉमिक आर्टरी कहा जाता है, तो आप इससे अगला वाला पॉइंट मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रीजन्स को कनेक्ट करता है। और वीट और जो हमें मीट देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइटम्स है जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है इस रूट पे। ठीक है, तो हमने दो पढ़ लिए, ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है अपना कि भाई ये है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, तीसरे नंबर की। ये भी मेजर रेल रूट है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। तो नाम से समझ में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पर्थ टू सिडनी हमें चलती हुई देखने को मिलती है ट्रेन, सो पर्थ टू सिडनी। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन्स आते हैं रास्ते में, तो यहाँ पर कैलगरी, ठीक है, कैलगरी, ब्रोकन हिल्स, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट पाइन, कैलगरी। ठीक है, यहाँ पर आप पोर्ट अगस्ता देख सकते हो, पोर्ट पाइन यहाँ पर है। ठीक है, ब्रोकन हिल ये रहा। तो ये सारे हमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखने को मिलती हैं, और ये पर्थ टू सिडनी चलती है। तो तीनों की तीनों हमने कवर कर ली। रेलवेज बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, मैप क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 3 मार्क का और 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिपिंग कैनाल्स। तो हमें देखने को मिलता है 2 मैनमेड कैनाल्स और वाटरवेज हैं, पनामा एंड स्विस कैनाल, जो कि क्या करती हैं, वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं। क्या करके, कनेक्ट करके ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड्स को। ठीक है, तो हम 2 कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला हमारा स्विस कैनाल, दूसरा पनामा। तो स्विस कैनाल को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि जो ये स्विस कैनाल है ये एक नेविगेबल कैनाल है, जो कि कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ। तो देखो ये हमारी रेड सी हो गई और ऊपर वाली मेडिटेरेनियन सी, और ये हमारा है कैनाल। ठीक है, तो ये है स्विस कैनाल। तो ये कनेक्ट करता है स्विस कैनाल मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ, रेड सी के साथ आपस में। उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट किया गया 1869 में इजिप्ट के अंदर, बिटवीन पोर्ट साइद इन नॉर्थ एंड पोर्ट सुइस इन साउथ। तो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है कि भाई पोर्ट साइद है इस साइड, देखो लेट मी हेयर इरेज दिस पर्टिकुलर पार्ट, ताकि आप यहाँ पर देख पाओ, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, बट ये क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर ये पोर्ट साइद है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्ट साइद है और यहाँ पर ये पोर्ट सुइज है। तो पोर्ट साइड हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है और स्विस वाला साउथ में देखने को मिलता है। तो उसी के बीच में हमें देखने को मिल जाता है कि भाई इसको क्या किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट साइद इन नॉर्थ एंड पोर्ट सुइस इन द साउथ। ये एक सी लेवल का कैनाल है, कोई लॉक सिस्टम देखने को नहीं मिलता। लॉक सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। और वाटर फ्रीली फ्लो करता है, 160 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 11 टू 15 मीटर डेप्थ है इसकी हाइट है। ठीक है, डेप्थ है, गहराई है, गहरा। और वन डिसएडवांटेज हमें इसका ये देखने को मिलता है ना कि काफ़ी बिजीएस्ट है, इसमें हमें हैवी टोल्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी तगड़ा यहाँ पर टोल टैक्स लेते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे शिप्स हैं जिनको भाई यहाँ पर एक तरीके से अगर देरी हो जाए तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, वो क्या करते हैं, वो ना केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप वाला मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैप में, तो वहाँ से जाना प्रीफर करते हैं। ठीक है,
तो इधर मैंने मैप अटैच नहीं कर रखा, तो पीछे होगा इस साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो इधर से ये वाला मैं बोल रहा हूँ, इस वाले की हम बात करें, ये मेडिटरेनियन सी है, इधर ये मेडिटरेनियन और ये रेड सी है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये वाला कैनाल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, बहुत सारी कंट्री, ये बिजिएस्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया इधर से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर जो केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, इधर से एक तरीके से क्या करते हैं, ट्रेड करना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हैवी टोल्स। तो ये एक हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज है इसका, इस कैनाल का, ठीक है। बाकी हमने इसके बारे में और पढ़ लिया है, तो इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन को किसके साथ, रेड सी के साथ। 1869 में इसको बनाया गया, इजिप्ट में देखने को मिलता है। पोर्ट साइड यहाँ पर नॉर्थ में है और साउथ में यहाँ पर पोर्ट सुएज है। इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। 160 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 11 to 15 मीटर डेप्थ है। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी टॉस यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें कैनाल देखने को मिलता है, वो है पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये ज्वाइन करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। दिस इज पैसिफिक ओशन इन दी वेस्ट एंड दिस इज अटलांटिक ओशन इन दी ईस्ट। तो ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो पनामा कैनाल कनेक्ट कर रहा है इस ओशन को इस ओशन के साथ, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया बाय द यूएस गवर्नमेंट अक्रॉस दी पनामा इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है, इस्थमस का मतलब होता है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि बड़े दो लैंड को कनेक्ट कर रहा हो। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो पनामा इस्थमस है क्या कर रहा है, बड़े बड़े दो लैंड को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो ये इस्थमस है, ठीक है। और इस इस्थमस को क्या किया, कनेक्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया यूएस गवर्नमेंट ने बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन। 72 किलोमीटर लॉन्ग है और यहाँ पर देखने को मिलता है इन्वॉल्व्स ए वेरी डीप कटिंग फॉर ए लेंथ ऑफ 12 किलोमीटर। यहाँ पर लॉक सिस्टम देखने को मिल जाता है। देखो लॉक सिस्टम का मतलब होता है कि वाटर के लेवल को कंट्रोल किया जाता है लॉक सिस्टम में मैन्युअली, जिससे क्या हो, आराम से जो शिप है वो जा सके, अपना काम कर सके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो लॉक सिस्टम है, तो 6 लॉक सिस्टम देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और एंड शिप्स अक्रॉस दी डिफरेंट लेवल्स थ्रू दीज लॉक्स बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ पनामा। और ये क्या करती है, ये एक तरीके से शिप क्रॉस कर, यहाँ पर क्रॉस आएगा, ये शिप क्रॉस करता है डिफरेंट लेवल ऑफ जो ये लॉक सिस्टम है इनको, जब ये बिफोर एंटर, मतलब एंटर गल्फ ऑफ पनामा में एंटर होने से पहले कई सारे लॉक को ये क्या करता है, क्रॉस करके आता है। और उसके बाद इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है इस कैनाल का वो ये है कि ये रिड्यूस करता है डिस्टेंस न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में जो डिस्टेंस है बाय सी, उसको 13,000 किलोमीटर से रिड्यूस कर देता है। यानी ईजी हमें होता है यहाँ पर ट्रेड करने में और जाने में, ट्रैवल करने में। तो पनामा कैनाल के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम पाइपलाइंस के बारे में देखें तो यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो पाइपलाइन से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है और मटेरियल थ्रू पाइप्स। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, पाइप्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड हो गए, गैसेज हो गए, जैसे कि वाटर, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड कोल, कुकिंग गैस, एलपीजी, इन सबको हम यहाँ पर आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड के अंदर इवन आप चौंक जाओगे जान के, पाइपलाइन को यूज़ किया जाता है वाटर को एक तरीके से क्या करने के लिए, फ्रॉम फार्म, तो यहाँ पर सप्लाई करने के लिए मिल्क को फार्म से फैक्ट्रीज में, ठीक है, फार्म टू फैक्ट्रीज। और यूएसए के पास अगर हम देखें डेंस नेटवर्क है ऑयल पाइपलाइंस का, जो कि क्या करता है, प्रोड्यूसिंग एरियाज से कंज्यूमिंग एरियाज तक जाता है। तो ये जो पाइपलाइंस है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, नीड है, वो बढ़ती जा रही है। इसको हम कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का आप एग्जांपल लिख सकते हो, ये मिल्क सप्लाई करने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं। बाकी इंडिया में भी काफ़ी सारी पाइपलाइंस की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कई सारे जो नेचुरल गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैंने इस चैप्टर के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर कवर करा दिया। अगर हम थोड़ा एक समअप करें फटाफट से, तो हमने किसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पर हमने जो अपने टॉपिक्स हैं वो पढ़े हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कौन सी होती हैं, उनमें हमने पढ़ा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। देखो कहाँ से कहाँ तक चलती है, कौन कौन से रीजन्स रास्ते में आते हैं, कितनी लॉन्गेस्ट है, ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट आप मान के चलो, ये इंपॉर्टेंट है हर रेलवे के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये वाला पढ़ा ट्रांस, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन वाला, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। उसके बाद शिपिंग कैनाल्स पे यहाँ पर आए तो स्विस कैनाल के बारे में पढ़ा हमने, कौन से यहाँ पर 2 सीज को कनेक्ट करता है, ठीक है, कब कंस्ट्रक्ट कराया गया, लॉक सिस्टम है कि नहीं है, लेंथ क्या है इसकी, कितना डेप्थ है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस का हमने पढ़ लिया। उसके बाद पनामा कैनाल के ऊपर हम गए तो ये कौन से ओशंस को कनेक्ट करता है, कितना यहाँ पर इसका लॉन्गेस्ट है, लॉक सिस्टम क्या है, ठीक है। और यहाँ पर
किस तरीके से ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेन सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये हमने पढ़ा। फिर मैंने पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस करा, पाइपलाइंस क्या होती हैं, कैसे हम इसमें किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इन टॉपिक्स से आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, तो सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहो, यहाँ पर आपको और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप सभी सीरीज को फॉलो कर रहे हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें यहाँ पर आपका जो चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसके सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है, देखो इंटरनेशनल ट्रेड आपको पता है क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाहर की जो कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिस मतलब क्यों हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि देखो कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे जो नेचुरल यहाँ पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, पॉपुलेशन फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, एक्सटेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और ट्रांसपोर्टेशन का, जो ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स हैं। तो देखो यहाँ पर अगर कल को क्वेश्चन आएगा कि भाई बेसिस कौन कौन से हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करना है। 5 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, तो 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो आप इस टॉपिक को समझ सकते हो कि हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, वाई ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखो हर जो कंट्री है ना, हर कंट्री के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज हैं। अगर एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर रिसोर्स है तो दूसरी कंट्री के पास वो सामान नहीं है, तो वो कंट्री और जो सामान इस कंट्री के पास है वो इस कंट्री के पास नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने गुड्स को, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर कोई, हर एक कंट्री, सारे, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। किसी के पास तेल है, किसी के पास यहाँ पर एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, कोई यहाँ पर मशीन्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। और ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किस लिए हैं, क्योंकि कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो रिसोर्सेज है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, यानी कि हर कंट्री का जो लैंड फॉर्म है वो अलग है, ठीक है। कुछ एरियाज किसी कंट्री में प्लेन एरियाज ज़्यादा हैं, यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर अच्छा हुआ होता हुआ देखने को मिल जाता है, जिससे हम बोल सकते हैं भाई ये क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इनके पास काफ़ी होंगे। माउंटेन एरियाज काफ़ी होते हैं किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो उनके पास क्या होंगे, वो गुड्स जो कि माउंटेन एरियाज पे यहाँ पर क्रॉप्स उगती हैं उनको हम बोल सकते हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, उनके पास वो सामान ज़्यादा होगा। या फिर वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा आएगा, टूरिज़्म का पैसा ज़्यादा आएगा। प्लेट्यू रीजन काफ़ी कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ से उनको मिनरल्स मिल जाएंगे। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई हर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज अलग अलग हैं, और उसके पीछे का पहला रीज़न है कि हर कंट्री का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, कहीं पर प्लेन्स ज़्यादा हैं, कहीं पर माउंटेन्स ज़्यादा हैं, कहीं पर प्लेट्यूज ज़्यादा हैं। दूसरा रीज़न है हर कंट्री में जो मिनरल रिसोर्सेज है वो भी अलग अलग हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमें कंट्री में अलग अलग देखने को मिलता है भाई, कहीं पर हमें किसी कंट्री के अंदर जो गोल्ड के डिपॉजिट है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिनरल कौन कौन से होते हैं, गोल्ड, डायमंड, कॉपर, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम, ये सभी के सभी। और जहाँ पर ये मिनरल्स होंगे वहाँ पर ही हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलेगी। क्लाइमेट यहाँ पर तीसरा फैक्टर है ज्योग्राफी के अंदर, जियोलॉजिकल, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई एक तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई नेशनल रिसोर्सेज में क्यों डिफरेंसेस हैं। तो क्लाइमेट को लेकर कुछ जगह पे कोल्ड रीजन्स होते हैं, कोई बहुत सारे कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर वुल की प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, वहाँ पर बनाना, रबर, इनकी प्लांटेशन अच्छी होती है, ठीक है। पॉपुलेशन फैक्टर्स भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ट्रेड होता है। जैसे कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा डिमांड होगी उस सामान की और ज़्यादा ट्रेड होगा, ठीक है। इसमें हमें कल्चरल फैक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, हर कंट्री का अपना अलग अलग कल्चर है। फॉर एग्जांपल चाइना, चाइना का कल्चर है भाई वो पोर्सिलियंस बहुत अच्छे बनाते हैं और उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। और ये पोर्सिलियंस हमने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा, ठीक है। ईरान फेमस है, ईरान के जो कारपेट्स है वो बहुत फेमस है। तो कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पर अफेक्ट करते हैं यहाँ पर इसको, इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। हर कंट्री अपने एक सामान को लेके बहुत फेमस है, तो उन्हीं को ही वो क्या करते हैं, अपना बेचते हैं सामान को। उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन, देखो कंट्री में क्या होगा, अगर जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो भी सामान बन रहा है वो उसी कंट्री की जनता यूज़ कर रही है, और उन्हें बल्कि कम कम भी पड़ रहा है वो सामान, इसलिए जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है उस कंट्री में जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। स्टेजेस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जैसे कि वो जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी किस प्रकार की है। अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के जो सामान है उनको एक्सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के बदले,
और अगर कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है तो वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड को एक्सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें इंटरनेशनल ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या करती हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं, उससे ट्रेड बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और कंपटीशन भी बढ़ता है। इसके हमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले कहाँ बल्क कार्ट का यूज़ करते थे, बैलगाड़ी का, लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरीके से बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आ रही हैं। भाई एयर ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड ट्रांसपोर्ट, इन सब में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हो रहा है ट्रेड का। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि इंटरनेशनल ट्रेड किस बेसिस पे होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो हर कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं और उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं। पॉपुलेशन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर किस स्टेज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट करता है। एक्सटेंट क्या है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, कितनी ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की उस कंट्री को। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ किस प्रकार की हैं ये भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखो आपको पता होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कंट्री कितना यहाँ पर बाहर सामान बेच रही है माइनस कितना वो खरीद रही है खुद से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो दो प्रकार के हमें देखने को मिलता है ट्रेड, एक तो होता है नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक होता है पॉजिटिव और फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पर जो नेगेटिव वाला होता है उसमें क्या होता है, कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट कर रही होती है, ज़्यादा खरीद रही होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पर बेचती कम है सामान। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है, हम सामान ज़्यादा बेच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू खरीदना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो इंडिया है उसके साथ हमें, जो इंडिया का कई कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारा नेगेटिव ट्रेड, यहाँ पर नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और यहाँ पर और भी कंट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये सारी की सारी कंट्रीज है, यूएई। ठीक है, ये हमें कंट्रीज देखने को मिलती है। बाकी इंडिया का यहाँ पर ट्रेड सरप्लस भी है कुछ कंट्रीज के साथ, जैसे कि यूएसए हो गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जहां पर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सा होता है, जहां पर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से। उसके बाद यहाँ पर दो प्रकार के हमें इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलते हैं, एक तो बायलैटरल होता है, एक होता है मल्टीलैटरल। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करे जाते हैं कि आप मुझे ये सामान दे दो, उसके बदले हम आपको ये सामान देंगे, इस प्रकार से। मल्टीलैटरल ट्रेड भी यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पर एक कंट्री कई सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करती है और इसके लिए कई सारे रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये जो यहाँ पर WTO है और इसका जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा के अंदर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको बनाया गया एज जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। टैरिफ्स यहाँ पर एक प्रकार का टैक्स होता है, कोई भी सामान अगर बाहर की कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है और वो कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो उस पर टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, गैट, ये फॉर्म हुआ था 1948 में। क्या करने के लिए, टैरिफ से फ्री करने के लिए, भाई कोई प्रकार का टैक्स मत लगाओ। ठीक है, यानी कि फ्रीली ट्रेड होने दो, एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, और जो बैरियर्स हैं उनको कम करने के लिए। और 1 जनवरी 1955 में, मतलब 1995 में, इस गैट को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किसमें, WTO। यानी कि पहले WTO नहीं था, पहले गैट था, उसके बाद इसको 1995 के अंदर गैट को ट्रांसफॉर्म करके WTO बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, ताकि फ्री ट्रेड का प्रमोशन हो सके अमंग्स द कंट्रीज, अमंग्स द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर वर्ल्ड है हमारा, उसकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ पर ट्रेड हो सके अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शंस हम देख लेते हैं, दो तीन फंक्शंस ये रूल सेटअप करता है यहाँ पर, ताकि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए अच्छे से यहाँ पर जो ट्रेड है वो हो, फ्री और फेयर ट्रेड होना चाहिए, उसको प्रमोट करता है। और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करता है। अगर कल को ट्रेड करते हुए कोई कंट्री यहाँ पर क्या कर रही है, दूसरी कंट्री से लड़ाई कर रही है कि आपने अच्छे से रूल्स को फॉलो नहीं किया, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व भी करता है WTO। और इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि ये मानते हैं बहुत लोग कि आप टैक्स नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब
जो बाहर का सामान है वो ज़्यादा प्रमोट होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, और लोग इंडिजीनियस जो गुड्स है जो वहाँ पर बन रहे हैं उसी कंट्री के गुड्स को नहीं खरीदेंगे, और वहाँ पर जो वो कंट्री है वो एक तरीके से उसकी इकोनॉमी डाउन में चली जाएगी, और जो यहाँ पर रिच है वो रिच होता जाएगा, जो पुअर है वो पुअर होता जाएगा। यानी कि जो वाइडनिंग हो जाएगा गैप रिच में और पुअर में। ठीक है, ऐसा आर्ग्यू करते हैं काफ़ी सारे लोग कि इससे इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर हमें पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमें मोस्टली ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है वो पोर्ट्स के थ्रू होता है। यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसका कई अच्छे लेवल पे यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा ये चीप होता है काफ़ी। ठीक है, तो पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो हार्बर एंड पोर्ट्स को चीफ गेटवेज कहा जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड का। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ कार्गो। कार्गो वो शिप होता है जो कि क्या करता है, कोई भी रॉ मटेरियल सामान कैरी करके ले जाता है। ठीक है, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और ये अरेंजमेंट करते हैं किसके लिए, ताकि मेंटेन रहे नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टर्क्स एंड बार्जेस, एंड प्रोवाइड करते हैं लेबर और मैनेजेरियल सर्विसेज। ठीक है, तो कई प्रकार की सर्विस, लेबर, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हम इनको बोल सकते हैं ये चीफ गेटवेज हैं वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक है, उसके बाद हमें देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने प्रकार के पोर्ट्स होते हैं ये आपको पढ़ना है। 3 प्रकार के पोर्ट्स होते हैं, इससे एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। हर आपको पोर्ट का फंक्शन थोड़ा सा याद कर लो, एक कीवर्ड उसका पता लगा लो और उसका एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्गो हैंडल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन कहाँ पर है उसकी, और स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ कार्गो, यानी कि वो सामान कौन सा ले जा रहा है, कौन सा कार्गो हैंडल कर रहा है। तो ये इंडस्ट्रियल पोर्ट्स होते हैं जो कि बल्क में कार्गो हैंडल करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं, जैसे कि ग्रेन, शुगर, ऑयल। ठीक है, दूसरे कमर्शियल पोर्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर जो गुड्स हो गए जो बन चुके हैं, और जो पैसेंजर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं। उसके बाद होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। ठीक है, जो हैंडल करते हैं बल्क और जनरल कार्गो को लार्ज वॉल्यूम में। और यहाँ पर हमें मोस्टली जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं उनको क्लासिफाई कर रखा है एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स। यानी वो क्या करते हैं, बल्क में और जो लार्ज वॉल्यूम में कार्गो को हैंडल करते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, लोकेशन वो कहाँ पर है पोर्ट, उसके बेसिस पे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, इनलैंड पोर्ट और आउटपोर्ट। इनलैंड पोर्ट हमें देखने को मिलता है जो कि कोई भी रिवर है, देखो कोई भी रिवर है या फिर कैनॉल है, उसके पास वो हमें देखने को मिलेगा पोर्ट, और वो रिवर बाद में किसी सी से कनेक्ट हो रही होगी। यानी वो हमें सी पे देखने को नहीं मिलता वो पोर्ट, वो हमें रिवर या फिर कैनॉल के नियर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, रिवर हुगली, जो कि ब्रांच है किसकी, गंगा रिवर की, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, कुछ होते हैं आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हमें डीप वाटर में देखने को मिलते हैं, और इनको पेरेंट पोर्ट्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे पोर्ट्स को डिवाइड कर रखा है। ऑयल पोर्ट्स, यहाँ पर ऑयल पोर्ट्स नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि ट्राइपोली लेबनान में, मराकायबो वेनेजुएला के अंदर। ठीक है, पोर्ट्स ऑफ कोल होते हैं जो कि एक तरीके से रिफ्यूलिंग स्टेशंस होते हैं, रिफ्यूलिंग सेंटर्स होते हैं, वाटर लेने के लिए, फूड आइटम्स लेने के लिए इनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल एडन, सिंगापुर, होनोलुलु। ठीक है, पैकेट स्टेशंस होते हैं जिनको फेरी पोर्ट्स बोलते हैं, जिनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डोवर यहाँ पर इंग्लैंड एंड कैलाइस इन फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है, इंग्लिश चैनल में हमें यूज़ होते हुए देखने को मिलता है, जो इंग्लिश चैनल है हमारा। उसके बाद एंट्री पोर्ट्स होते हैं। एंट्री पोर्ट्स क्या करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। देखो कोई भी यहाँ पर अगर किसी भी कंट्री को क्या करना है, सामान को एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो एक ऐसा पोर्ट बन जाता है जहाँ पर दूसरी अलग अलग कंट्री क्या करती हैं, अपने सामान को एक ही पोर्ट पे पहले लेकर आती है, फिर वो दूसरी जगह पे जिन जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होना है वहाँ पर जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं ये, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, सिंगापुर हो गया, रोटरडैम हो गया। सिंगापुर एशिया के लिए, रोटरडैम किसके लिए, यूरोप के लिए। और नेवल पोर्ट्स क्या होते हैं, नेवी के लिए यूज़ करते हैं, ये वॉरशिप्स को सर्व करते हैं, रिपेयरिंग वर्क करते हैं, जैसे कि कोची हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने इसमें देख लिया भाई कौन कौन से यहाँ पर स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, और जो कार्गो हैंडल करते हैं उसके बेसिस पे हमने कितने पार्ट्स में पोर्ट्स को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो चैप्टर है अपना ये कंप्लीट कर लिया है, और हमारी इसी के साथ जो हमारी बुक नंबर 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बुक 2 स्टार्ट करवाऊंगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो बुक 2 के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको कंटिन्यू रखना, रोकना मत बीच में से।
पढ़ना है सभी के सभी चैप्टर्स को। और वीडियो को शेयर कर देना, प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, काफ़ी मेहनत लग रही है। यहाँ पर लाइक कर देना वीडियो को, प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस को देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। पहले यहाँ पर वीडियोस को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद नोट्स को रीड करो, क्लैरिटी माइंड में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।